कबीर, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का हिप इम्प्लांट आपको लगा था, असल में इसकी कहानी की जो शुरुआत है वो आपके साथ में कब हुई, किस उम्र से शुरू हुई है? विवेक जी, ये कहानी तो लंबी है। उम्र तो मेरी काफ़ी छोटी थी। 1997 में मैं कुछ 13 साल का था। तो तभी मुझे बैक में पेन होता था, हिप में पेन होता था। तो डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, तो बोलते थे ओवरवेट है या फिर कोई दूसरी बीमारी कर लेते हैं। ऐसे करके कुछ 36 डॉक्टरों के पास गया, तब मुझे पता चला कि मुझे कंडीशन है कॉल्ड एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर मेरे एंकल्स, नीज, हिप जॉइंट, लोअर बैक, अपर बैक, स्पाइन, चेस्ट वॉल, हार्ट, ये सब इन्फ्लेम हो जाते हैं। एंकाइलोसिंग का मतलब होता है जॉइनिंग टुगेदर। इसका मतलब यहाँ जो मेरी जो स्पाइन है उसके बीच में गैप होता है ताकि हम बेंड कर सकें। इन मेरे केस में क्या होता है कि वो जॉइन होना शुरू हो जाता है। अब आप या कोई भी अगर ब्रीथ करेगा तो कम से कम 2 इंच छाती फूलेगी। इन माई केस आधा इंच फूलती है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट जुड़ रहा है। तो मेरे लिए एक प्रयास रहता है कि उसको हमेशा खींच के रखें। अब इस बीमारी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कभी ना कभी अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो कोई ना कोई जॉइंट पर असर हो जाता है। मेरे केस में मेरे हिप जॉइंट में हुआ, मेरे लेफ्ट हिप जॉइंट में हुआ 2007 में। मैं गया डॉक्टर के पास, आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। अब 21 साल का था तो डॉक्टर ने बोला एक नया इम्प्लांट आया है, मेटल ऑन मेटल है, स्पोर्ट्स के लिए बेटर है, इसकी मूवमेंट बेटर है, रेंज ऑफ मोशन बेटर है, तो आपको ये लगाना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम जो डॉक्टर कहेंगे वही मानेंगे। तो वी वेंट। 2013 में मुझे जाना पड़ा अपने राइट वाले, बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट आई हैड। तो वो टाइम पे डॉक्टर ने बोला तू अपने लेफ्ट वाले के लिए आया है कि तू अपने राइट वाले के लिए आया है? मैंने बोला मैं अपने लेफ्ट वाले के लिए क्यों वापस आऊँगा? हालांकि देखो तो क्लिकिंग साउंड जब मैं चलता था ना, क्रुक क्रुक करके आवाज़ आना शुरू हो गई थी उसमें। तो मैं बोला मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने राइट के लिए आया। तो ही सेड कि जॉनसन एंड जॉनसन हैज कॉल्ड बैक द हिप जॉइंट्स, मेटल ऑन मेटल वाले, बिकॉज इट इज कॉजिंग मेटल पॉइजनिंग इन द बॉडी। अब 2007 से 2013 किसी ने तो मुझे बताया नहीं। 2009 में बैन हो चुका था वर्ल्ड वाइड, पर इंफॉर्मेशन किसी पेशेंट्स को यहाँ पर है ही नहीं। वो तो मैं गया डॉक्टर के पास तो मुझे पता चला। अब जब डॉक्टर ने जब बताया ये, तो मैंने बोला कि यार अभी क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि तेरा राइट वाला थोड़ा अर्जेंट है, बिकॉज इट इज़ पेनफुल, तो उसको चेंज कर देते हैं 2013 में। 2014 में जॉनसन एंड जॉनसन ने एक कंपनी को हायर किया फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस। आई थिंक उसका नाम था पूरी क्रॉफर्ड। पूरी क्रॉफर्ड से कनेक्ट करके उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए। तो 2013 में राइट रिप्लेस किया। फिर 2014 फेब में मेटल पॉइजनिंग में क्रोमियम आया 36, जो जीरो होना चाहिए। फिर 112 के ऊपर आया कुछ टाइटेनियम। तो मेटल पॉइजनिंग के लिए मैं क्वालिफाई हो गया। एमआरआई किया तो वहाँ देखा तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिटोरियोरेशन इतना हो चुका है कि आजू बाजू में पूरा जो बोन है इट हैज़ कॉट इट, वो भी निकल नहीं सकता। तो जब सर्जरी करी तो ज़्यादातर आई थिंक होती है सर्जरी 3.5 घंटे की या 4 घंटे। मेरी उस दिन की सर्जरी को लगे 10 घंटे। अब ये जो है इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई कंडीशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द पार्ट गॉन रॉन्ग। उसके वजह से वो इम्प्लांट निकल नहीं रहा था बाहर, उनको चीर करके उसको निकालना पड़ा। दे हैड टू मेक इट अ बिगर हॉलो और अंदर से उसको खड्डा करना पड़ा। फिर एक नया इम्प्लांट डाला और अभी जो इसको बांध के रखा है उसको 4 मेटल की तारों से बांध के रखा है। तो ये जो हुआ है दिस इज री रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ नॉट माई कंडीशन, बिकॉज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन्स फॉल्टी हिप इम्प्लांट। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे रिप्लेस कर कर दे दिया। अब हमें पता चला कि यूएस में यही चीज़ जब हुई है तो उसके लिए पेशेंट्स को $2.5 बिलियन मिले टोटल। हालांकि 8,500 पेशेंट को मिले थे, पर एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये एक वर्ड है कॉम्पेंसेशन, जो हमें इंडिया में पता ही नहीं, जो लागू ही नहीं होता है। जहाँ पे अगर आप वकील को बोलते हो कि कॉम्पेंसेशन करना है तो बोलेंगे सर आप मत करिए, 15 साल निकल जाएंगे, जितना आपको मिलना है उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा। ये कॉम्पेंसेशन इंडिया में है। तो हमने बोला यार ये तो गलत है। बट 2014, 15, 16 ये 2-3 साल जितना ट्राई कर सकता था किया। हमने मिनिस्ट्रीज़ को लिखा, हमने जॉनसन को लिखा, हम पुलिस स्टेशन का एफआईआर नहीं हुई है। आज भी एक एफआईआर है जो माहिम पुलिस स्टेशन में 65 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। वो ऐसा एफआईआर को इनिशिएट करने वाले जो थे उनका नाम नहीं पता, पर ही इज़ द एक्स कमिश्नर ऑफ एफडीए जिन्होंने इनिशिएट किया था। वो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे दिल्ली में 2018 में। फिर ये सब हुआ, कहीं से कुछ इलाज हो नहीं रहा। अब वही टाइम पे हमारे फादर को भी कैंसर हो गया। तो कैंसर जब हुआ तो बहुत सी चीज़ें बदली। तो अपना सारा काम छोड़ करके बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे। इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाए। उस वक्त एक बुक लिख दी मैंने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फेलियर। वो बुक मैंने
पब्लिश करने के थोड़े टाइम पहले मैंने टीना टैकर नाम की एक जर्नलिस्ट जो ये केस को फॉलो कर रही थी वो टाइम, मैंने उनको वो बुक भेजी। 1 महीने के बाद वो आई यहाँ पे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, साथ में और भी कुछ पेशेंट्स थे उनका इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू लेने के बाद उनको भी 8 महीने लग गए छापने के लिए, क्योंकि उनका एडिटर अलाउ नहीं कर रहा था। अगस्त 2018 में उनका एडिटर शायद चेंज हुआ था, तो उन्होंने इस केस को 2 पेज का वो दिया, क्या कहते हैं उसे, फुटेज दिया, 2 पेज में छपा हुआ। छापा 2 पेज में छापा सब पेशेंट्स के ग्रीवेंसेस के साथ। अब हुआ ये कि एक होता है कि भाई पार्ट आ गया चला गया, लेकिन जब उन्होंने सबकी ग्रीवेंसेस लिखे कि इतनी तकलीफें में जी रहे हैं, तो ये केस थोड़ा बड़ा हो गया। अब फिर सारे न्यूज़ वाले हमारे पास आने लग गए। उस चक्कर में हुआ ये कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी दिल्ली में। आयदान नाम की एक एसोसिएशन है जो मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ लड़ती है, उन्होंने विजय भोजाला जी को कनेक्ट किया था उनके साथ, और अब तक हमारे एक पेशेंट ग्रुप बन चुका था। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये हुआ कि PIL जो फाइल की गई थी, एक पेशेंट है जिनकी मदर एक्सपायर हो गई थी इस केस की वजह से, गोयंका जी उनका नाम, उन्होंने इनिशिएट की थी ये PIL सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की उस PIL को और जोर मिलने लग गया मेरे ख्याल से, हो सकता है कि मीडिया के उसकी वजह से। अब इसमें हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड थिंग दैट हैज हैपेंड दिस हैव, तो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग। तो उन्होंने CDSCO को पूछा, तो CDSCO ने कहा कि नहीं, हम लोग एक कॉम्पेंसेशन फार्मूला बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज लाइक कि इट्स बीन सो लॉन्ग, क्या कर रहे हो, आई वांट इन द नेक्स्ट डेट आपको वो फार्मूला हमें बताना पड़ेगा। अब वो फार्मूला जो है वो आप समझो कि न्यूज़पेपर में पहले छप गया कोर्ट में जाने के पहले। अब जब न्यूज़ में छप गया तो सारे पेशेंट्स थोड़े हो गए। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ अ फैक्टर जो इमोशनली या ग्रीड आ जाता है, या पता नहीं क्या कहे इसको। वो कॉम्पनसेशन जो है वो कितना था जो उन्होंने फार्मूला बनाया था? वो कॉम्पेंसेशन का जो फॉर्मूला था वो हर एक पेशेंट को उसके डिसेबिलिटी फैक्टर, उसकी लाइफ वगैरह वगैरह को मल्टीप्लाई कर करके एक फॉर्मूला बन करके इट वाज पुटिंग एवरीवन बिटवीन 40 लाख टू 1 करोड़ 25 लाख के रेंज में, डिपेंडिंग ऑन। अब मेरे को विजय भाई का फोन आया, मैंने बोला कि फॉर्मूला से आप ओके हो? तो मैंने बोला कि लड़ाई तो ये है कि वी हैव टू बी एट पार विद द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन ने जानबूझ करके मेरे साथ ये किया या मेरे डॉक्टर ने कोई बदला लिया है मेरे साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पहली दुनिया और तीसरी दुनिया, जहाँ जिस तरह से वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है इंसानों को, उसी तरह से मुझे भी ट्रीट किया जाए विजय भाई। और वहाँ पे 8,500 पेशेंट्स को अगर $2.5 बिलियन मिले हैं, उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कुछ 13,000 करोड़ होता है। में डिवाइड करो तो हर एक इंसान के आदमी को 1.70 आता है, उसमें भी 40% उनका लॉयर लेके जाता है, और वहाँ पर भी डिवीजन डिसेबिलिटी के हिसाब से ही हुआ है। तो इन अ वे आई एम ओके विद इट बिकॉज इट पुट्स मी एट पार विद देम। और क्या लड़ सकता हूँ मैं उनके साथ? तो फॉर सम रीजन दे वर नॉट ओके विद इट। दे सेड कि नहीं, हमको हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, हमारा इमोशनल पेन है, हमें भी इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड द गवर्नमेंट, जो CDSCO के चेयरमैन है डॉक्टर रेड्डी साहब, वो भी लगे हुए थे कि भाई फॉर्मूला बने। अब इस दौरान मुझे चाहिए था कि भाई अभी हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन है। तो मैंने बोला यार दिल्ली जा कर के टीना जी से बात की, मैंने बोला मुझे आई वांट टू मीट समवन हु कैन अश्योर कि ये चीज़ हो रही है। तो मैं डॉक्टर रेड्डी से मिला। वहाँ पे जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा इज़ दिस फॉर्मूला ट्रू, कि यही है? तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। उन्होंने बोला कि व्हाट इफ इट इज़। तो मैंने बोला कि इफ इट इज़ देन माय फाइट इज़ प्रीटी मच ओवर बिकॉज इट पुट्स मी एट पार विद देम। वो ऐसे आगे आकर मुझे पूछा था उन्होंने कि व्हाट इफ इट इज़। जैसे मैंने कहा वो एकदम रिलैक्स हो गए। बोलते हैं यार पहली बार तो यहाँ पे लड़ाई हो रही है, हम कुछ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोग ही हमारे साथ लड़ रहे हो बाहर। तो ही वाज अ लिटिल रिलीफ कि चलो कुछ पेशेंट्स हैं जिनके लिए मैं सही कर रहा हूँ, प्रोबेबली दैट वाज अ बूस्ट फॉर हिम। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सबमिट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इसको अप्रूव कर दिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि CDSCO शुड कलेक्ट द पेशेंट्स फाइल्स। तो उसके लिए उन्होंने हर एक FDA ऑफिस में प्रबंध कर दिया इंडिया के कि आप अपनी फाइल्स वहाँ पे सबमिट करिए। वो पेपर वर्क के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो मेरी अलग जर्नी रही। उसके लिए मुझे 6 महीने लगे यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लाने के लिए। वो डिसेबल लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्लड टेस्ट कराने बेसमेंट जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर एक्सरे कराने जाएगा उसके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो खैर वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे सिस्टम का। पर वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपकी मेंटल और आपके हेल्थ स्टेट्स को सामने लाने में और वो पेन बढ़ा देने में। हाँ, आपको याद दिलाया जाता है, आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आप डिसेबल्ड हो,
क्योंकि आपको बार बार वहाँ पे जाना पड़ेगा BA सर्टिफिकेट के लिए। और दूसरी बात ये क्या होती है कि ठीक है, काम सस्ते में हो गया, जो एक्सरे मेरा बाहर होता था, बट मैं सुबह 11 बजे वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, 5 बजे मेरा टाइम आया और वहाँ पे मैं ऐसा अकेला नहीं था। वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि इतने सारे हैं डिसेबिलिटी यहाँ पे, दे डोंट डिजर्व दिस, नो वन डिजर्व दिस। तो अब आप किससे लड़ोगे आप यानी कि एक तरह से ये देखा जाए तो हमारा जो समाज है और ख़ास तौर से हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या हेल्थ सेक्टर है, वो इस तरह के जो मरीज़ हैं या मतलब जो लोग हैं जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनके लिए संवेदनशील नहीं है। एक तरह से ये कहा जा सकता है, बट अगेन एक और बात है कि टू वे स्ट्रीट होता है। मैंने उनकी साइड का भी देखा है, उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है, स्टाफ बहुत कम होता है। क्योंकि जब मैं डिसेबिलिटी के लिए डॉक्टर से मिला, ये तो मेरी लाइन का हो गया, ये तो सिस्टम का हो गया, लेकिन जब मैं डॉक्टर से मिला, आज वो डॉक्टर भी वहाँ पे अपना सर्विस फ्री में दे रहा है। इज अ गुड डॉक्टर, उसका हियर चेक करने के लिए बैठा है और उसके लिए भी सामने 300 लोग बैठे हैं और उसको एक एक जन को करना है। सो इट्स नॉट ईजी फॉर देम ऑल्सो। आई वुड से कि इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। यहाँ पे क्या होता है कि हम भी लड़ जाते हैं उनसे, वो भी लड़ जाते हैं हमसे, उसके बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसका सोल्यूशन ये नहीं है, ना हमें उन्हें भगवान मानना चाहिए, ना उन्हें शैतान। मेरे ख्याल से वो इंसान है, गलतियाँ वो भी करते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमें एक देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं है सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जो ये लोग होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, उनकी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है जिसकी वजह से ये समस्याएँ बढ़ जाती हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की संख्या काफ़ी कम है। जितनी पेशेंट्स हैं, जिनको नीड है, जिनकी ज़रूरत है, उनको पूरा नहीं हो सकता। इवन दे आर ओवरवर्क्ड, उनके लिए भी बहुत डे एंड नाइट का काम हो जाता है। और दूसरी बात, जब एक आदमी से आप 3 आदमी का काम कराओगे, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है और मेडिकल नेग्लिजेंस बढ़ जाती है कि आदमी कई चीज़ें भूल जाता है फिर उन सब चक्करों में। तो जी, मैं ये समझता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपकी इस पूरी जर्नी में जब आपका हिप इम्प्लांट हुआ, उसके बाद आपको ये पता चला कि आपके साथ में इस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है कंपनी की तरफ से, उसके apparatus सही नहीं लगे, फिर आपको जो लड़ाई लड़नी पड़ी और आज भी आप लड़ रहे हैं। इस बीच में आपके परिवार और आपके साथ में क्या हुआ? इस बीच में क्या आपकी शादी हुई, नहीं हुई? क्या सिलसिला बना? लाइफ के हिसाब से जब हुआ ये कि जब हमको पता चला कि ये कंडीशन अपने पास है, तो आपकी लाइफ में सोचने का तरीका बदल जाता है थोड़ा। तो हाँ, मेरी शादी हुई और मेरा डिवोर्स भी हो गया। बट हाँ, लोगों का ये मानना भी हो जाता है कई बार कि बिकॉज ऑफ ये सब चीज़ों की वजह से डिवोर्स हुआ होगा। पर वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि आपने अपने पार्टनर को बता दिया कि किस तरह से ऐसी लाइफ होने वाली है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर उसको जब आप जीना शुरू करते हैं तो उसके साथ एक नहीं, कई फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। तो मेरे केस में मैं कंप्लीट ब्लेम तो नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को कि जॉनसन एंड जॉनसन की वजह से मेरा ऐसा हो गया या लाइफ चेंज हो गई। बट जब आप इन सब चीज़ों से गुजरते हो तो आपके पेरेंट्स के ऊपर ऑब्वियसली एक फ़र्क पड़ता है, उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे फादर का भी स्ट्रेस लेवल इसी हिसाब से काफ़ी बढ़ गया था। बिजनेस प्रॉब्लम्स भी थे, मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से उनको एक ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब यहाँ पे मेरी जर्नी पर्टिकुलरली ऐसी रही है कि अपनी लड़ाई तो है ही है, अपने पेन्स तो है ही है, पर उसके साथ में आपको ये भी ध्यान देना है, घर का भी ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तरफ रिबेलियस बन के लड़ाई नहीं की जा सकती, आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो हाँ, फैमिली पे असर पड़ता है। मेंटल स्टेट कैसा रहा इस बीच में? कितना लड़ना पड़ा खुद से इस तकलीफ से उभरने के लिए? सर, मेंटल स्टेट तो ऐसा है कि अकेले में रोना तो हो ही जाता है, या आप ये तो झूठ होगा, ये कहना झूठ होगा कि आदमी अकेले में नहीं रोता। बट जब आप ऐसी ज़िंदगी जीते हो तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर हंसता ही रहूँ। क्यों? क्योंकि आसपास में जो लोग हैं ना, रोते हुए आदमी के साथ ज़्यादा रहते नहीं, वो भी उनका भी एक लिमिट होता है। तो मेंटली इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट। मेंटल पेन क्या होता है, इमोशनल पेन क्या होता है, ये मुझे भी कुछ ही सालों में पता चला। क्योंकि उसके पहले तो हम जब केओस में जूझे थे, बट आफ्टर दैट के पास अवे होने के बाद में जब वो अकेलापन मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, तब पता चलता है कि इमोशनल पेन है। और मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने ब्लॉक किया हुआ था अपने पूरे टाइम में, वो एक साथ कई बार ऐसे निकला है। ये भी कहूँगा कि एक बार आई हैड टू कॉल अ साइकाइट्रिस्ट एट नाइट टू मेक श्योर कि भाई थोड़ा सुसाइडल जैसा भी हो सकता है। तो
मैं उस चीज़ के लिए भी गया, आई हैड थेरेपी फॉर दैट, बट आ गए, लकीली वहाँ से भी बाहर आ गए। बट यस, लकीली माई सिस्टर इज़ अ स्पेशल एजुकेटर, तो उनको उनके साथ ये नॉलेज बहुत है, तो अवेयरनेस है कि डिप्रेशन क्या होता है, उससे किस तरह से जूझना चाहिए। बट मेरे लिए सबसे बड़ा पेन रिलीफ फैक्टर जो इस सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा टैबू है, वो है हेम्प, भांग, गांजा, जिसकी दवाइयाँ भी बनती है बाहर अब्रॉड में सब जगह। वो मेरे लिए एक तरह से एक दवाई है। इट हैज़ इफ़ेक्ट्स जो मुझे रिलैक्स करते हैं। आज से कई साल पहले जब तक मैं नहीं इसको इस फॉर्म में मेडिकेशन लेता था, मुझे लगते थे 8 वोवरिन SR100, मैं 8 वोवरिन SR100 दिन की खाता था। बट आफ्टर यूजिंग ये सब शुरू करने के बाद, और ये भी क्यों किया, क्योंकि डैड को कैंसर था, तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो रिसर्च करना शुरू किया, तब जा करके मुझे पता चला कि दुनिया में मेरी बीमारी के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो जिस चीज़ को मैं कभी दारू पी, ना कभी सिगरेट पिया, बट ये चीज़ को मैंने इस समझो 2014 से शुरू किया, एंड माई लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट, वेरी बेटर। अब आगे पता चलता है कि हेम्प ऑयल डिप्रेशन के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि आपको नींद नहीं आती, अगर आपको यू गेट बेटर स्लीप, यू ईट बेटर। तो मैंने कहा दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा, तो हो सकता है कि शायद उसके वजह से भी मेरे को एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प हुई। बट डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। आपने जो ये पूरी एक लाइफ साइकिल आपकी जो है एक जगह पर आकर के और रुक गई, और उसके बाद में आपने दोबारा एक सफ़र शुरू किया, एक अलग इंसान बन करके आपके अंदर का व्यक्तित्व दूसरा बन करके निकला। सोसाइटी का जो रवैया था आपके प्रति, उसको आप कैसे देखते हैं कि उस वक्त जब आपको ये नहीं थी समस्याएं, और जब ये समस्याएं हुई और जिस इन समस्याओं से आप बाहर आ गए, ये 3 फेज हैं, जिन तीनों फेजेस के बारे में आप अलग अलग सोसाइटी के नज़रिए को कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे, छोटे में बताइए। तो पहला फेज जब मैं पैदा हुआ, मैं बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुआ, तो मेरी एक लाइफ अलग हुआ करती थी, यहाँ पे लोगों का आना जाना अलग हुआ करता था। उसके बाद में जब तकलीफ़ें आई, उसके अंदर भी जब तक तकलीफ़ें झेलने की ताकत थी, तब तक लोगों का आना जाना रहता था। बट जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, आगे बढ़ते गए, तो हमने रवैया बदलते हुए देखा। अब जब वो रवैया बदला तो स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था। सच बताऊँ तो पहले ऐसे लगता था कि यार क्यों ऐसा, हमने क्या किया किसी के साथ, ये तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। पर थोड़ा थोड़ा जैसे हमने सोचने गए, समझने गए, तब हमें लगने लगा कि सेल्फिशनेस ज़रूरी होती है शायद दुनिया में, यही सीखना है। तो पीपल जो जितने भी थे, जो भी खराब भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं हमारे साथ, जिन लोगों ने, जो लोग दूर हो गए वो तो ठीक है, पर जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था, वहाँ से आपको मदद मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको एक लेसन मिलता है लाइफ का कि कुछ भी किया हुआ जाता नहीं है खराब। एंड अभी मैं उस स्टेट में हूँ कि ना मुझे किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर वाली सिचुएशन, ना किसी से कोई ऐसा गुस्सा है। बस अभी ऐसा है कि कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा कर लें। ये जो सबसे बड़ा इशू है, जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो सबसे बड़ा केस में लेकर अपनी चीज़ में घूम रहा हूँ सालों से, अब उसके अंदर भी करना बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर करता कोई नहीं है, कोई कर पाता नहीं, वो मुझे समझ नहीं आता। आज क्रेडिट जब भी लेना होता है इस सब चीज़ का, कि कुछ भी थोड़ा सा हुआ तो सब लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मैंने हेडलाइन पढ़ी, मोदी गवर्नमेंट डायरेक्ट जॉनसन एंड जॉनसन टू पे 74 लाख रुपए शुल्क। इंडियन गवर्नमेंट पे पहली बात तो, पर जब क्रेडिट लेना होता है तब आ जाते हैं। लेकिन अभी 3 साल से केस अटका हुआ है, वो भी किस रीज़न से अटका हुआ है कि पेशेंट्स ने एक लेटर लिख लिया था हेल्थ मिनिस्टर को, उस हिसाब से तो जॉनसन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से वो लेकर आ गए परमिशन टू फाइट इन द हाई कोर्ट फॉर द क्वांटम ऑफ द फार्मूला के लड़ाई की जा सके। 25 लाख रुपीज़ इंटरिम एडवांस दिया, और उसके बाद में केस अभी वहीं पे, किसी को कुछ ऐसे पैसे मिले हैं। तो अब ऐसा है कि वही क्रेडिट लेने वाली बात होती है। दैट वाज द ओनली थिंग। तो पहली, आपका जो सवाल था, जो मेन कि 3 फेजेस को शॉर्ट में बताइए, वो तो मैं ठीक से बात कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो आ गया। लिंक में चला मुझे ये बताइए कि जो करेक्टिव सर्जरी होती है, रिप्लेसमेंट होता है, तो रिप्लेसमेंट होने के बाद में क्या मतलब तो उस समय में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है, कुछ करवाया जाता है जिससे कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते कंपनी के अगेंस्ट? अब साइनिंग की बारी आई थी। डीपाई प्रोडक्ट का नाम है, और पूरी क्रॉफर्ड वो इंश्योरेंस कंपनी है।
इन्होंने जब भी री रिप्लेसमेंट किया था वो टाइम पे जो भी बिल आया था उन्होंने पे किया कॉस्ट, और मेरे हाथ में इक्विपमेंट पकड़ा दिया, और साइन करने के पहले वहाँ पे एक इतना बड़ा लिखा था, दिस डज नॉट एब्जॉल्व यू फ्रॉम फाइटिंग अगेंस्ट XYZ पूरा। तो तब जाकर मैंने साइन किया था, क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन था, दिस वॉज नॉट अ सेटलमेंट, दिस वॉज अ री रिप्लेसमेंट ऑफ योर पार्ट। कि आपने जैसे भी सैमसंग ने अगर ले ले तो फ़ोन आपका दे दे, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका हाथ, जो फ़ोन फटा, अगर आपका हाथ डैमेज हुआ है, आपकी लाइफ चेंज हो गई, तो उसे कॉम्पेंसेशन कहते हैं। तो कॉम्पेंसेशन तो था नहीं, ना ही कोई सेटलमेंट था, तो दे डिड नॉट मेक मी साइन एनीथिंग जिससे मैं लड़ाई नहीं कर सकूँ, तो वो चीज़ ठीक है मेरे ख्याल से। इस लड़ाई का अंत क्या है? इस लड़ाई का अंत, लड़ाई सिर्फ जॉनसन के खिलाफ तो है नहीं, इट्स ए माइंडसेट। जहाँ पर ऐसी ऐसी थियरीज बाहर आई है कि 2009 में बैन हो गया था, हमारे पेशेंट ग्रुप में कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी 2011 में सर्जरी हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, द आइडिया कि हम एक सारे जो पार्ट्स है डंप कर देते हैं एक जगह पे, अब वो रियलिटी है, कॉन्स्पिरेसी है, वो मेरा कहना काम नहीं है, पर ये हमारे सामने ये सब चीज़ें आती हैं। तो जब ये सब चीज़ें आती हैं तो ये तो एक ऐसी फाइट है जिसका एंड तब होगा जब एक ह्यूमन वैल्यू को वर्ल्ड वाइड इक्वल माना जाएगा, और ऑफ कोर्स FDA लॉज वो सब चेंज कर रही है, तो गवर्नमेंट की पूरी फाइट हो जाती है। मेरी पर्टिकुलर फाइट ऐसा नहीं है कि कॉम्पेंसेशन मेरे को आ जाएगा तो मेरी फाइट खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं। मुझे तो फिर भी ज़िंदगी जीनी है, मुझे तो फिर भी आगे देखना है बहुत कुछ, और आई थिंक ये इक्वालिटी के बाद ही ये फाइट करेंगे। आपकी बातों से एक मुद्दा मुझे जो दिखाई दिया, जिसको कि आपने बहुत शालीनता के साथ में डील किया है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियां जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अपने फॉल्टी प्रोडक्ट्स, अपने फॉल्टी थॉट प्रोसेस, अपनी रिसर्च को यहाँ पर डंप करते हैं और यहाँ के लोगों को बेच करके और कमाई करते हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि ये बहुत बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है? सर बिल्कुल है, और ये करने के पहले दे डोंट बैट एन आई, इनकी पलक नहीं झपकती, वो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं अगर इस तरह से सोचूं, एक स्क्रीन प्ले भी अगर मैं अपने माइंड में सोचूं कि चलो ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूँ और मेरे पास आ गए भाई 1 लाख पार्ट्स आ गए, पर अब ये काम के नहीं है, अब इसको फेंकना है, मेरे लिए नुकसान है आज की तारीख में, तो मैं अगर पर्सनली सोचूं तो मैं नुकसान कर दूंगा, या ऐसा कुछ सोचूंगा कि उसका मेल्ट करके मैं कोई और प्रोडक्ट बना लूँ। पर वो दिल रखना, वो जिगर रखना कि यार इसको वहाँ लगा दो, वहाँ बेच दो, अपना नुकसान पूरा करो, ये सोच जब एक इंसान के अंदर आती है, मुझे समझ में नहीं आती कि आदमी सोच भी कैसे सकता है कि मैं इनको नहीं, ये चीज़ ख़राब है, उनको बेच देते हैं, वो मरे तो चलेगा, ये ज़िंदा रहने चाहिए। वो जो मेंटालिटी एक इंसान के अंदर आ जाती है, वो क्रूरता, वो कैसे कर लेते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। अगर इस बात में सच्चाई है कि 2009 में बैन हुआ था, उसके बाद भी लोगों की सर्जरीज हुई है और वही पार्ट से हुई है, अब वो सारी चीज़ें इंक्वायरियाँ करना वो मेरा काम तो है नहीं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, और अगर ये सच है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू ह्यूमैनिटी।